जय हिंद बच्चों। क्लास 10 के हमने चैप्टर्स करीबन तीन दो चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं, जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, और ये आपकी डेली लाइफ से भी बहुत ही इंटरेक्शन रहेगा इसका। डेली लाइफ में आप इसकी चीज़ों को इंटरेक्ट कर पाओगे, इसकी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे कि ये हमारे पास डेली लाइफ की चीज़ों में भी शो होती है। देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें सिर्फ इसी टॉपिक की, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि एनर्जी का सोर्स पहली चीज़। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जो हम सोचते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है एनर्जी। एनर्जी का क्या रोल है यहाँ पर? देखिए, एनर्जी आपके हर एक काम में यूज़ होती है। आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, या फिर आप जो है लाइट जला रहे हैं, या फिर आप बाइक चला रहे हैं। हर काम में आपकी एनर्जी यूज़ होनी है। ठीक है, ये जो आप काम करते हैं वो एक एनर्जी को शो करता है कि आप में कितनी एनर्जी है। जैसे कि सपोज दैट कि एक बंदा जो है 15 किलोमीटर की रेस कर लेता है, यानी कि समझ लीजिए मैराथन टाइप की रेस होती है, उसमें वो 15 किलोमीटर तक वो बंदा जो है चल सकता है बिना रुके। और एक बंदा है जो सिर्फ 10 किलोमीटर की मैराथन को बिना रुके कंप्लीट कर सकता है। तो हम ये सिंपल कह देंगे कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है उसमें एनर्जी कम है। ये किस पर डिपेंड किया कि इनके काम करने की कैपेसिटी पर, कि इनमें ये कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई भी कितना अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कूलर है, पंखा है, हमारे घर में चलते हैं, तो ये कितना अच्छे से काम कर रहे हैं या कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, और काम करने के लिए इन्हें कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वही चीज़ डिपेंड करती है उनकी कैपेसिटी, वर्क की कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बताएं कि एनर्जी क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन इसकी होती है, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। काम करने की क्षमता को कहते हैं हम एनर्जी। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी का मेजरमेंट होगा वो काम से ही होगा। किसी भी बॉडी, कोई बॉडी कितना एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रही है, उसका जो मेजरमेंट होगा एनर्जी का, तो वो जो है वर्क से ही होगा, कितने एफिशिएंसी के साथ वो बॉडी वर्क कर रही है। अब एनर्जी की कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। एनर्जी किसी भी सिस्टम में जो है स्टोर होती है। वही एनर्जी आप इनिशिएट करते हो और वो काम करना बॉडी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एनर्जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि एनर्जी क्या होती है, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपने पहले भी सुनी होंगी 9th क्लास में। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है एनर्जी की, जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो आप क्या करते हो कि बाइक बाइक वगैरह आप चला रहे हैं, तो वहां पर क्या है, फ्यूल एनर्जी आपकी अप्लाई होती है। फ्यूल आप अप्लाई करते हो, पेट्रोल डीजल जो भी है, और वो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपकी बाइक इंजन को आपका जो फ्यूल है वो इंजन को रन कराता है, और फिर आपकी बाइक रन करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही अगर आप देखें कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रही है आपकी लाइट एनर्जी कह सकते हो, लाइट में कन्वर्ट हो रही है, या फिर वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो बल्ब की वजह से होगी, बल्ब में हो रहा है ये एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आप कूलर या एसी या फिर
पंखे में दोगे तो वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो एनर्जी आप किसको दे रहे हो, किस फॉर्म में दे रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। और आपने सुना ही होगा, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी मेक, या ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी मेड, ना बन सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ तक हमने एनर्जी का डिस्कशन कर लिया। आई होप ये एनर्जी के टॉपिक के लिए आपके लिए इनफ होगा। अब अगर हम बात करें इस कंप्लीट टॉपिक की सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम इसमें ऐड कर देते हैं, एनर्जी वर्ड के साथ सोर्स ऐड कर देते हैं, तब हमारा मतलब हो जाता है एनर्जी का भंडार। जैसे हम हिंदी में कहें एनर्जी का भंडार, तो एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का स्रोत। ठीक है। ये कुछ हिंदी वर्ड है इसके, आप समझ सकते हैं इससे भी। तो उस उन एनर्जी के सोर्सेज की हम डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका वो सोर्स है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो, अच्छी खासी सेव करके रखी हो, स्टोर करके रखी हो, जिसकी हेल्प से आप जो भी काम करना चाहते हैं, डिजायर वर्क, उसके लिए एनर्जी मिल जाए आपको। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हमने बताया अभी, कि ये क्या है, एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिसकी हेल्प से आप एनर्जी ले सकते हैं, जिस एनर्जी ले मिल जाएगी आपको, और उस एनर्जी का यूज़ आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस बाइक को चलाना चाहते हैं, बल्ब जलाना चाहते हैं, फैन वगैरह से हवा लेना चाहते हैं, तो आप इसकी जरिए इसके ज़रिए से सोर्स ऑफ एनर्जी के ज़रिए से कर सकते हैं। अब बात आती है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते, कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दो टाइप मिलेंगे आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के। मैं एक वर्ड में आपको बता दूंगा इन दो टाइप कौन से होते हैं। एक वो जो हमेशा रहने वाले हैं, एक वो जिनकी एक लिमिट है। ये तो हो गया सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन। एक वो जो हमेशा रहने वाले हैं, जो कभी खत्म नहीं हो रहे, और एक क्या हो गया, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है। अब इन्हें कहते क्या है वर्डिंग के तौर पे, तो पहला वर्ड आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक और नेम से बुलाते हैं, जिसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको वर्ड से भी पता लग गया होगा कि ये किस टाइप के एनर्जी के सोर्स हैं। रिन्यूएबल मतलब इन्हें रिन्यू कर सकते हैं, ये रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है। इनकी एनर्जी को हम रीयूज कर सकते हैं। एक ऐसा नहीं एक बार में ख़त्म हो जाए, ये बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है। तो अगर इनकी डेफिनेशन को हम देखें, तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, वर्डिंग तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या है इसका मतलब। वर्डिंग से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी अब डेफिनेशन देखें, देखिए हमेशा याद रखिए आपके लिए जो वर्डिंग होती है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है। ठीक है। आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये जो नेक्स्ट लैंग्वेज आ रही है थोड़ी सी टिपिकल, इसको भी लिखना इजी हो जाएगा। एग्जाम में आप जब भी जाएंगे तो आप प्रॉपर डेफिनेशन नोट करके आएंगे, जो भी डेफिनेशन इसमें प्रॉपर मैं नोट करा रहा हूँ। समझाने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन प्रॉपर लर्न करें और उसको अच्छे से लिख कर आएँ वैसे ही। ठीक है। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, द सोर्स ऑफ एनर्जी which are in constant supply
to us by nature and are inexhaustible inexhaustible are known as renewable source of energy, RSE। तो देखिए, ये सिंपल वर्डिंग में वही कहना चाह रहा है जो हमने अभी आपको बताया। क्या कह रहे हैं? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी सप्लाई कांस्टेंट हो, ठीक है, एक कंटिन्यूस सप्लाई हो रही हो टू अस, हमें उसकी सप्लाई कंटिन्यूस मिल रही हो बाय नेचर, नेचर के जरिए से। एंड आर इनएग्जॉस्टेबल मतलब कि ये भरपूर मात्रा में रहेंगे, अटूट रहेंगे, अक्षय रहेंगे, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल का मीनिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर अक्षय, अक्षय। अक्षय मतलब ये होता है, इसको हम वैसे तो बोलते हैं अक्षय, बट अगर हम सही वर्डिंग बोले तो अक्षय। तो इसका मतलब ये है इसमें कि ये जो एनर्जी के सोर्सेस हैं वो खत्म नहीं होने वाले, अटूट है, भरपूर मात्रा में है, ठीक है। उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्सेस कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले वर्ड जो लेंगे, वो सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? सन का। सन हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बल्कि हम जब भी कहते हैं कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज सन, सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए, और इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा इसके बारे में, और डिटेल में भी हम बताएंगे। तो ये है सन से मिलने वाली एनर्जी आपकी रिन्यूएबल। देन उसके बाद आता है जो सोर्सेज है वो है आपका ओशंस, इसे कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। इसके बारे में भी डिटेल पूरी आने वाली है अभी, बस अभी आपको वर्डिंग समझ लेनी है। ओशन थर्मल एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है। अब आते हैं ओशन। ओशन का मतलब जो बड़े बड़े समुद्र हैं, जैसे हम कहते हैं ओशंस, तो इनसे जो एनर्जी हमें मिलती है वो होती है ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल पर, ये है आपका टाइड्स। टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइड्स कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड, आपने सुना होगा, ज्वार भाटे जैसे हम कहते हैं कि एक वक्त शाम का टाइम होता है तो जो समुद्र के किनारे पर आपका पानी होता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, फिर जो टाइम चेंज होता है तो पानी जो है आगे आ जाता है। तो ये चीज होती है ज्वार भाटा, यानी कि हाई टाइड और लो टाइड जिसे हम कहते हैं। देन उसके बाद आता है अगला एग्जाम्पल, विंड यानी हवा। हवा की जो एनर्जी है उसका हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको पता है। विंड मिल्स वगैरह लगाई जाती हैं, और विंड मिल की हेल्प से, जो विंड मिल रन करती हैं उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम एनर्जी डेवलप करते हैं, और वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पता हो ऐसे सोर्सेज जो कि किस में आते हो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, कि कौन कौन से और ऐसे सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जो अगला टाइप है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहाँ हमने वर्ड अप्लाई कर दिया नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये ऐसे सोर्सेस हैं जिनका बार बार हम यूज नहीं कर सकते, और एक टाइम आएगा वो ये सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इनको जो अगर हम कहें और दूसरे वर्डिंग में, दूसरे वर्ड क्या इनके यूज करते हैं हम, इन्हें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ऐसे एनर्जी के सोर्स जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नॉन
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी? द सोर्सेज which cannot be used again and again and are exhaustible are known as नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कैसे सोर्स हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इन्हें ये कैसे हैं? एग्जॉस्टेबल मतलब क्षय होने वाले हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब क्षय होने वाले हैं, खत्म होने वाले सोर्सेज हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल में आप अक्षय लगा देते हैं। ठीक है। अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्या आएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की हेल्प से हमारे पास कई सारी चीज़ें आती हैं बनकर, जिसमें होता है आपका पेट्रोल, डीजल। ठीक है, और उसके बाद जो है पेट्रोल, डीजल और फिर कई सारे और एक्स्ट्रा गैसेस भी हमें मिलती हैं पेट्रोलियम की हेल्प से। तो जितनी भी आपकी ये सीएनजी और ये सब गैसेस होती हैं वो इसी की हेल्प से बनाई जाती हैं। अब आता है आपके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा एग्जांपल है आपका कोल, यानी कि कोयला। एक लिमिटेड अमाउंट है कोयले का भी हमें पता है। पेट्रोलियम का तो हम क्लियर जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है, आपकी जो रिसर्च कहती है वो कहती है कि हमारे पास 46 ईयर का पेट्रोल मौजूद है बस। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास अभी रिजर्व है पेट्रोलियम, जो हमारे पास, जो जिनका हमारे में हमें पता है, यानी कि जिन सोर्सेज के बारे में, जिन तेल के कुओं के बारे में हमें पता है, वो इतने दिन के लिए, इतने सालों के लिए हमारे पास हैं। अब आगे हो सकता है कुछ और खोज लिए जाएं, तो हो सकता है ये टाइम बढ़ जाए। ठीक है। अब आता है कोल, कोयला। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोयले को एक बार जला दो तो ये ख़त्म हो गया, देन दोबारा आप यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर आते हैं नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं? ये जो है किसी धरती के किसी हिस्से में जहाँ पर, जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, उसके आसपास के इलाके में अक्सर ये नेचुरल गैसेस मिलती हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है। ये गैसेस जो है हल्के से होल से निकल के बाहर आ जाती हैं। तो इन गैसेस को वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है, देन उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल गैसेस में। तो ये तो थे आपके दो टाइप, कि ये दो टाइप हैं सोर्सेज के, कि एक तो नॉन रिन्यूएबल और एक है रिन्यूएबल। एक को आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो और एक को आप लिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है कि कोई भी चीज़ सोर्स ऑफ एनर्जी कब हो सकती है, उसकी कुछ क्वालिटी होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसके बेस पर हम कह रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं। ठीक है, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को कह देंगे सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या हम कह सकते हैं ये पेन सोर्स ऑफ एनर्जी है? कहने को देखा जाए तो इसे जलाया अगर जाए, इसे हम जलाते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, मतलब हीट की फॉर्म में। अगर इसे जलाया जाए तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है? नहीं। हमने कभी इसमें एक्सप्लेन ही नहीं किया, कभी भी किसी भी बुक में साइंटिस्ट ने, राइटर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। या हम कह सकते हैं कागज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है? नहीं। बल्कि सोर्स ऑफ एनर्जी की कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हम प्योरली डिसाइड होते हैं। तो देखो, अब क्या क्या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, पहली चीज आती है, जो भी अगर अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो उसे ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये चीजें फॉलो करेगा। ठीक है, तो पहली चीज है, इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी
ये क्या करे, बड़ी बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या करे, यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड करे हमको। ठीक है, इसे क्या करना चाहिए, बड़े अमाउंट में यूजफुल एनर्जी देना चाहिए हमको, तब हम मानेंगे ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट मस्ट बी easily storable in small space। इट मस्ट बी easily स्टोरेबल इन स्मॉल स्पेस। ये कैसा हो कि इसे हम स्टोर करके रख सकें। ठीक है, कुछ कम एरिया में भी इसे हम स्टोर करके रख सकें। थर्ड आता है आपका मस्ट बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल। इट मस्ट बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल। ये कैसा होना चाहिए, आराम से आप कहीं भी से ट्रांसपोर्ट करके आगे ले जा सकें, लाना ले जाना इसका आसान होना चाहिए। ठीक है, वैसे ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी आराम से किसी भी चीज़ को ले आए, फुल सेफ्टी के साथ इधर से उधर ले जाते हैं, बट ये क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगला है आपका इट मस्ट प्रोवाइड द एनर्जी इन रेगुलर मैनर। इट मस्ट प्रोवाइड एनर्जी इन रेगुलर मैनर। क्या करना है आपको कि इट मस्ट प्रोवाइड एनर्जी इन रेगुलर मैनर, ये रेगुलरली एनर्जी प्रोवाइड करता रहे आपको। यानी कि अगर आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, तो ये एनर्जी आपको देता रहे। ऐसा नहीं है कि व्हेन यू स्टार्टेड द बर्निंग ऑफ ऑयल या फ्यूल, आपने ऑयल या फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट किया, देन आफ्टर सम टाइम, सपोज दैट आफ्टर 5 मिनट इट इज नॉट गिविंग यू एनर्जी, आपको एनर्जी नहीं दे रहा है। ठीक है, आपकी बाइक चलते चलते रुक जा रही है, क्यों, क्योंकि फ्यूल एक वक्त पे आके एनर्जी नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्या है, इसकी क्वालिटी है कि ये लगातार आपको एनर्जी देगा। ठीक है, रेगुलरली। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी ये है या नहीं। अब आते हैं हम उन एनर्जी के सोर्सेस पर जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनको हम बहुत ही ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे इस टॉपिक में कि इनके यूजेस, इनकी क्वालिटीज़, इनके ख़त्म होना या कब तक ये चलेंगे, ये सब चीज़ें, ये कैसे काम करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब अगले टॉपिक में। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अब ये एक एक करके सब एनर्जीज डिस्क्राइब होती जाएंगी यहाँ पर। जो जो एनर्जी हम बोल रहे थे वो एनर्जी सब इधर डिस्क्राइब होती जाएगी। ये है आपकी पहली सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का नाम आते ही हम सब के दिमाग में सोलर, यानी कि सोलर का जो सोर्स है वो क्या है, सन, वो घूमने लगता है। तो सोलर एनर्जी हम कहाँ से हमें मिलती है, सन से। पहली चीज, सन से हमें ये एनर्जी मिलती है। और अब सन से हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ठीक है, सन gives us energy in the form of heat and light। इन दो फॉर्म या इन दो तरीके से जो सन है वो हमें एनर्जी देता है। क्या क्या फॉर्म है, हीट और लाइट। तो हीट से तो आप सिंपल समझ रहे हैं, लाइट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एनर्जी मिल रही है। जब भी आप देखे होंगे कि आप सूरज की रोशनी के नीचे खड़े हैं तो जाहिर है कि आपको गर्मी लगने लगती है, गरम गरम फील होने लगता है। देन आप अगर लाइट की बात करें तो लाइट तो आपको मिल ही रही है उससे, लाइट एनर्जी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये इन दो फॉर्म में एनर्जी हमें देता है। अब अगर हम बात करें कि एनर्जी आती कहाँ से है सूरज के पास, ये सन जो है उसे ये एनर्जी मिलती कैसे है, तो ये एनर्जी मिलने का जो उसके रीज़न है वो है आपका वहाँ पर
न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपकी एक रिएक्शन है जो सन में होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो सन है उसमें एनर्जी डेवलप होती है, और वो एनर्जी फिर इतनी ज़्यादा होती है, वो जो है फिर सारे के सारे स्पेस में फैल जाती है। अब हम बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या चीज़, तो उसका मतलब होता है, देखो, फ्यूजन जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, उस वर्ड का मतलब है कि दो आपके एटम, कोई भी दो एटम है वो कंबाइन हो जाए। ठीक है, क्या है फ्यूजन का मतलब यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, दो एटम या जितने भी एटम है वो कंबाइन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। और ये बात आती है न्यूक्लियर की, तो फिर इसमें क्या कहते हैं कि सन की जो न्यूक्लियर है उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, और उसमें जो है आपके क्या है, हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन की भरमार है वहाँ पर। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं हीलियम। ठीक है, ये हीलियम बनता है और यही हीलियम एकदम से आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब ये दो एटम मिलते हैं तो अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो है सारे स्पेस में अपने आप को फैला देती है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि दो एटम मिले और ख़त्म कहानी। करोड़ों अरबों ऐसे हाइड्रोजन के एटम हैं जो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है और एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, इस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, ये चीज़ पता किसने लगाई, तो ये थे हमारे हैंस बैथे। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि सन पर जो एनर्जी का सोर्स है वो यही है, हाइड्रोजन से हीलियम का बनना। इसकी वजह से इनको 1967 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, 1967 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। अब ये जो सन की एनर्जी है वो स्पेस में किस डायरेक्शन में जाती है, तो डायरेक्शन इसकी डिफाइंड नहीं है, सारी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि सन क्या है, एक इस तरीके से आपका स्फेयर है, सर्कल। तो ये क्या करता है, सारी एनर्जी इसकी हर एक डायरेक्शन में जाएगी, जो भी इसकी एनर्जी है। तो किसी के पास ज़्यादा पहुंच सकती है, किसी के पास कम पहुंच सकती है, जो इसके जितना करीब, जितना दूर का होगा उसी हिसाब से एनर्जी पहुंचती है। अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी जो है आपकी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचती है। हम अगर अपनी बात करें अर्थ की, तो सोलर एनर्जी जब आती है हमारे पास, तो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स ये हैं, यहाँ पर ये एनर्जी ट्रैप हो जाती है। मतलब हीट के फॉर्म में ये माउंटेन्स हैं, ये आपके रिवर्स हैं और लेक्स हैं, ओशन है, पॉन्ड्स हैं, ये एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब आने के बाद जाने नहीं देते एनर्जी को अपने अंदर से। ठीक है, और यही एनर्जी फिर तरह तरह से यूज़ करी जाती है। ठीक है, अब आता है आपका कि हमारे अर्थ पर इस एनर्जी का क्या रोल है। देखिए, आप प्लांट्स देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करना है प्रोसेस, सुना होगा आपने, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की एक प्रोसेस होती है खाना बनाने की, तो उसकी वजह से उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सोलर एनर्जी, यानी कि सन की लाइट। अब अगर हम देखें कि सोलर सन की वजह से सोलर एनर्जी हमें मिलती है, वो रेस्पॉन्सिबल या उसकी उसका रीज़न, उसके लिए जो आपकी विंड आपकी जो फ्लो होती है, ये सोलर एनर्जी इफेक्टेड करती है। आपके जो भी स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है सोलर एनर्जी। रेन, स्नोफॉल, ओशन वेव्स, इन सब में सोलर एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइनली हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी जो है वो फॉर एवर एनर्जी है, ये हमेशा रहने वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद सूरज जो है अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3 साल बाद जो है ये एनर्जी आना बंद हो जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्टडी। ये इसके कोई चांस नहीं है कि सन आगे एक दिन ख़त्म होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो ये तो फॉर एवर एनर्जी है, कोई भी इशू नहीं। अब आते हैं इसकी एनर्जी पर, कि अर्थ पर कितनी एनर्जी आती है। ठीक है,
तो अर्थ पर जो एनर्जी आती है, अगर हम बात करें अपर एटमॉस्फेयर की, तो जो अर्थ का बाहर का एटमॉस्फेयर है वो कितनी एनर्जी ले रहा है? वो ले रहा है यहाँ पर 1.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर के एरिया में पर सेकेंड इतनी एनर्जी जो है मिलती है अपर एटमॉस्फेयर को। ये ध्यान रखिए, ये जो एनर्जी मिलती है किसको मिलती है? अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को। ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको इतनी एनर्जी मिलती है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी मिलती है, ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होके हम तक पहुँचती है, यानी कि अर्थ की सरफेस तक पहुँचती है, वो सिर्फ क्या होती है? इस एनर्जी का 47% होती है। ये जो 47% होता है अप्रॉक्स 0.64 किलो जूल होता है, जो कि आपको वही पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? सरफेस पर आता है, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, इतना परसेंट एनर्जी पहुंचती है अर्थ के सरफेस पर। तो ये इसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको समझ में आया होगा कि कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, कितनी नहीं। देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो आपको सनलाइट मिलती है या सोलर एनर्जी जो मिलती है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। मीन्स कंपोजिशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी या सनलाइट में क्या क्या मिक्सअप होता है, या फिर हम कह लें कि किन से मिलकर ये सनलाइट बनती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, सबसे पहले हम हेडिंग समझ लेते हैं इसकी। सबसे पहला इसमें कंपोजिशन होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का। अल्ट्रा वायलेट रेज। देन उसके बाद इसमें आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। देन आफ्टर दिस थर्ड इज इंफ्रा रेड लाइट। These are the three composition of solar energy. There are some of them are very important and very effective to identify the sunlight. सनलाइट के में कुछ तो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सनलाइट के जो कंपोजिशंस हैं। तो पहले हम थोड़ा सा नॉर्मल में समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज जो है यहाँ पर उनका क्या है, ये विजिबल वायलेट लाइट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? विजिबल वायलेट लाइट जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है। ठीक है, और अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये अल्ट्रा वायलेट रे किसी भी लाइट में, सोलर लाइट में कहीं भी हैं, तो उसके लिए प्रोसेस होता है फोटोग्राफिक फिल्म का। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? फोटोग्राफिक फिल्म। इस फोटोग्राफिक फिल्म से आप चेक कर सकते हो कि सन से कितनी अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट रेज हमें मिल रही है। एक पर्टिकुलर एरिया में जब सनलाइट पड़ती है तो इसमें कितनी अल्ट्रा वायलेट रेज है या नहीं, वो हम फोटोग्राफिक फिल्म से चेक कर लेते हैं। जब ये लाइट फोटोग्राफिक फिल्म पर इंसिडेंस करती है, उस पर पड़ती है जाके, तो क्या होता है? वो पेपर डार्क हो जाता है। ठीक है, उससे हम चेक कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को। अल्ट्रा वायलेट रेज का ये भी रहता है कि इसकी हेल्प से हम पीने के पानी को और बैक्टीरिया जो होते हैं पीने के पानी में, उनको जो है मार सकते हैं। जो छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, नॉट मोर इफ़ेक्टिव, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, ज़्यादा पावरफुल ना हो, तो उनको हम इस अल्ट्रा वायलेट रेज से मार सकते हैं। और पानी वगैरह में अगर ये होते हैं तो उसे पानी को भी हम साफ़ कर सकते हैं। अब आती है कि इससे नुकसान है या नहीं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज में रेडिएशन होता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा धूप में ना रहा जाए। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती अर्थ पर। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो एक डेफिनेट अमाउंट, एक थोड़े अमाउंट में अर्थ तक आती हैं। ठीक है, इसका जो अमाउंट है सनलाइट में वो कंपेयर टू द विजिबल और इंफ्रारेड कम होता है। और अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो ज़्यादातर
ओजोन लेयर की वजह से वहीं ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, यहाँ तक इतनी नहीं पहुँच पाती, और जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज़ की, तब ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ ऐसे एरिया में रहना। तभी ये बार बार कहा जाता है कि ओजोन लेयर को कवर अप किया जाए। फ्लोरिडा के ऊपर ओजोन लेयर का बहुत बड़ा होल हो गया था, जो कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन जब हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, तो धीरे धीरे वो कवर अप हो गया कंप्लीट। तो ये चीज़ें हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करनी होती है। ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज अगर पास होने लगी तो जीव जंतु हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको फिर नुकसान ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि इसकी जो हमें चाहिए मात्रा वो कम चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको चाहिए। इसकी वजह से एक सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की सबसे बड़ी कॉज होती है अल्ट्रावायलेट रेज। अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं और ज़्यादा भागना दौड़ना रहता है, तो ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की तरफ से सजेशन होता है कि आप अपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करके चलिए। जितना आप कवर अप कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये था अल्ट्रावायलेट रेज का इंट्रोडक्शन और इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। एक चीज़ और है कि इनकी जो वेव लेंथ होती है, इनकी तो शॉर्टर होती है, यानी कि छोटी होती है वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ इसकी छोटी होती है कंपेयर टू द विजिबल लाइट। ठीक है, कंपेयर टू द विजिबल लाइट। अब बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में। विजिबल लाइट से आप समझ रहे होंगे कि ये सनलाइट का वो पार्ट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, रोशनी मिलती है और चीज़ों को देख सकते हैं। ये सनलाइट का वो पार्ट है। अब इस सनलाइट में क्या क्या कंज्यूम होता है, तो पहले तो ये इसकी क्वालिटी क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं इस रेंज के, समझ लीजिए जो वेवलेंथ, इस वेवलेंथ जो भी लाइट रे इस वेवलेंथ के अंदर आएगी उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। इसकी सिंपल डेफिनेशन भी आप मान सकते हैं इसको। अब विजिबल लाइट में 7 डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। कितनी? 7 डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। और वो होते हैं 7 कलर। आपको पता है वो 7 कलर कौन से हैं? 7 कलर हैं। 7 कलर में आपको अब शॉर्ट में बताएं, ये होता है विव ग्योर, वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होते हैं आपके 7 कलर विजिबल लाइट में कंज्यूम होते हैं। इन्हीं से जब ये लाइट किसी रिफ्लेक्टिव एरिया पर पड़ती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो आपका इंद्रधनुष वगैरह बनता है वो इसी से बनता है, रेनबो वगैरह वो इसी की हेल्प से बनता है। ये विजिबल लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है सनलाइट में। ध्यान रखिएगा, विजिबल लाइट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये विजिबल लाइट ना मिले हमको, ये आपका यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, तो सन हमारे लिए बहुत ही यूजलेस टाइप का होता चला जाएगा। मतलब इतना यूजफुल नहीं रहेगा सन हमारे लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सन जैसी जो रोशनी है वो कितना भी आप एफर्ट लगा लीजिए, इम्पॉसिबल है सन जैसी रोशनी सबको प्रोवाइड करा पाना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा जो थर्ड पार्ट है, इंफ्रारेड लाइट, उसका क्या रोल है। देखिए, इंफ्रारेड लाइट जो है वो इनविजिबल रे है। पहली बात तो, पहली चीज़ ये आपको इनविजिबल रे है। अब ये इनविजिबल है और इससे पहले हमने पढ़ा था ये विजिबल रे थी। जो भी दिख रहा है वो मोस्टली पार्ट विजिबल रे का है। और अगर हम कुछ प्रोसेस लगा दें जैसे कि फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह, तो अल्ट्रावायलेट रेज भी दिखाई दे जाती हैं, बट इंफ्रारेड रेज नहीं दिखती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफ्रारेड रेज। अच्छा, इंफ्रारेड रेज की इंपॉर्टेंस ही किस बेस पर है कि पहली चीज़ इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू द विजिबल। दूसरा है कि इसका जो रोल होता है वो होता है हीट प्रोवाइड कराने का। इसी इंफ्रारेड की वजह से सन जो है हीट प्रोवाइड करा पाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है, हीट प्रोवाइड कराना। और अगर हम बात करें सोलर एनर्जी या सनलाइट में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है, ये है सबसे बड़ा पार्ट इंफ्रारेड लाइट का। इंफ्रारेड लाइट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है
हीट ट्रांसफर होती है एक से दूसरे पॉइंट पर, और ये सनलाइट जो है वो इंफ्रारेड को कंज्यूम करती है, वो हीट को कंज्यूम करती है। अब आती है बात कि इसका क्या यूज़ हो सकता है हमारी लाइफ में। देखिए सिंपल है, आपको हीट मिल रही है इंफ्रारेड से, तो हीट से रिलेटेड जितने भी फायदे आपको मिल सकते हैं वो इंफ्रारेड से ही मिल रहे हैं। अब बात आती है कि इंफ्रारेड से और हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अब जब हम बाहर बैठते हैं धूप वगैरह में, तो रिलीफ लेने के लिए, पेन रिलीफ वगैरह के लिए क्या है, ये इंफ्रारेड रेज ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इनकी वजह से एक हीट का अमाउंट हम ले लेते हैं अपनी बॉडी में। चलिए, ये तो था कंपोजिशन ऑफ सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट। क्वेश्चन आपको आ सकता है इन दो तरीके से, या तो कह देगा वो कि सनलाइट का कंपोजिशन एक्सप्लेन करो, या कहेगा कि सोलर एनर्जी का कंपोजिशन एक्सप्लेन करो। चलिए अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के यूज क्या है। यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज क्या है। देखो, अगर हम यूज़ की बात करें तो हमारे बिल्कुल ज़बानों पर रहते हैं कि हम कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर पॉइंट वाइज और बिल्कुल साइंटिफिक वे में स्टडी करना है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। इसलिए पहला पॉइंट जो आता है यूज़ का, पहला पॉइंट है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर हम सब जानते हैं कि कैसा इक्विपमेंट है। मे भी आपके घरों में ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है घरों में। हम अगर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100 में से शायद एक ही ऐसा घर होगा जहाँ पर ये आपको मिल जाए। तो इसलिए ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। खाना पकाना है अगर आपको सोलर एनर्जी की हेल्प से, तो सोलर कुकर आपको पूरा काम देगा। अभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेकंड आपका आता है यहाँ पर सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर का यूज करते हैं पानी को गर्म करने में। क्या चीज़ है, हीटिंग द वाटर, हीटिंग वाटर। ठीक है, सोलर वाटर हीटर। अब आता है सोलर सेल। सोलर सेल का क्या यूज होता है। सोलर सेल का यूज होता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। सोलर सेल का यूज क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। एस ई कन्वर्टेड इनटू द ई ई। ठीक है, जैसे कि आपकी कुछ रन वॉचेस वगैरह होती हैं उन्हें चलाने के लिए, कैलकुलेटर्स होते हैं, स्पेस शिप्स होते हैं, वहाँ पर ये एनर्जी के लिए काम करते हैं सोलर सेल। स्पेस शिप में जो भी स्पेस शिप जाते हैं वहाँ पर सोलर सेल यूज़ करे जाते हैं, और ये जो इनका काम होता है सोलर सेल, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तभी वहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक वर्क हो पाते हैं स्पेस में। अब बात करते हैं फोर्थ यूज़ के बारे में। फोर्थ यूज़ है इसका, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा क्या यूज़ होती है, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसको। फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं आपके प्लांट्स, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है किसकी वजह से है, सोलर एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या यूज़ है इसका। नेक्स्ट यूज़ है इसके टू ड्राइंग द क्लॉथ्स एंड फूड ग्रेन्स। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने घरों में देखा होगा कि हमारी मम्मी वगैरह कपड़े सुखाने के लिए क्या करती हैं, इन्हें कपड़ों को बाहर धूप में डाल देती हैं। तो हम क्या कहेंगे, टू ड्राइंग क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स। गेहूं वगैरह जब धो दिए जाते हैं पानी से तो उनको ऐसे ही धूप में रख के सुखाया जाता है, तो इसके लिए हम कहते हैं टू ड्राइंग द क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स। चलिए, और नेक्स्ट इसका यूज़ है आपका, यूज टू मेकिंग अ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। पानी जो होता है आपका, सी वाटर जो है, इसमें काफ़ी सारा नमक मिक्सअप होता है। तो शुरुआत की प्रोसेस नमक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जो पानी है आपका स्टोर करके क्या करते हैं, स्टोर कर दे रख देते हैं, और ये पानी आपका वेपराइज होकर चला जाता है। जो बचा हुआ आपका रह जाता है वो सॉल्ट के पार्टिकल रह जाते हैं। फिर इसको अगले नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह करते हैं, तब ये आपको प्रॉपर नमक जो आप खाते हो वो मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये तो यूज़ हो गए। अब बात आती है कि इस यूज़ में हमारे इस सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है। इससे
इसकी क्या खूबियां हैं जो दूसरों से इसको अलग करती हैं, दूसरी एनर्जी से इसको अलग करती हैं, एडवांटेज। ये जो टॉपिक्स हैं वो एक क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके लिए, एडवांटेज बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कंपोजिशन, ये सब एक ही बार में पूछेगा मोस्टली आपसे। तो आपको ये प्रॉपर लर्न होने चाहिए समझने के साथ साथ। देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका, वो है सिंपली इनएग्जॉस्टेबल। एक वर्ड में आप समझ जाएंगे कि ये कैसे इसका एडवांटेज है। इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल का मतलब आपको पहले मैंने बताया था, यानी कि अक्ष है, यानी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है। रिन्यूएबल, इससे सन के कोर से न्यूक्लियर एनर्जी बनती रहेगी हाइड्रोजन एटम की हेल्प से, और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। दूसरा जो एग्जांपल है इसका, वो कहता है कि हमारे दुनिया को सन से अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड क्वांटिटी के साथ एनर्जी मिलती रहेगी, और दुनिया के हर एक कोने में ये एनर्जी बिना किसी कमी के पहुंचती रहती है। ठीक है। तो इसे हम एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं अनलिमिटेड एनर्जी ऑल ओवर वर्ल्ड, सारी दुनिया पर एक अनलिमिटेड एनर्जी ये दे सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड है, पॉल्यूशन फ्री है ये, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री, सिंपल, ये आपका पॉल्यूशन फ्री है। ये अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि इसमें पॉल्यूशन फ्री है कैसे नहीं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्या रहेगा, लिमिटेशन। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस आप एक ही वर्ड में समझ जाएंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं बस ये मात खा जाती है सोलर एनर्जी, लिमिटेशन आने के बाद। वरना इससे अच्छी कोई एनर्जी हमें नहीं मिल सकती है, इससे अच्छा सोर्स एनर्जी का नहीं मिल सकता है। बट ये यहीं लिमिटेशंस में मात खा जाती है। जो इसकी लिमिटेशंस है ये थोड़ा सोचने में मजबूर कर देती हैं कि हम पूरा पूरा डिपेंड हो सकते हैं या नहीं इस एनर्जी पर। तो देखिए पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, ये कहती है कि नॉट अवेलेबल एट नाइट। क्या मतलब हुआ इसका, नॉट, रात को क्या होता है, नॉट अवेलेबल एट नाइट, रात को ये सूरज तो निकलता नहीं है, तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, सिंपल, सनलाइट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त हम इसकी एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का, तो वो रात को काम नहीं करेगा। तो ये पहली इसकी डेफिशिएंसी हो गई, नॉट अवेलेबल। अब आता है सेकंड इसका लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन कहता है कि अन इन यूनिफॉर्मली, सॉरी नॉट यूनिफॉर्मली, नॉट यूनिफॉर्मली ऑन अर्थ, दुनिया भर में जो सूरज की रोशनी है वो यूनिफॉर्मली नहीं जाती है चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि जो आप जितनी एनर्जी या जितनी क्वांटिटी या जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको आपके देश इंडिया में जो है सनलाइट मिल रही है, वही एनर्जी नॉर्थ और साउथ पोल पर लोगों को मिल रही हो सन की। नॉट पॉसिबल। नॉर्थ साउथ पोल बिल्कुल ज़ीरो से भी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर पर रहते हैं, और वहाँ पर बहुत ही कम सनलाइट पहुँचती है, और एक एक दिन उनका जो है कई कई महीने का होता है, एक एक रात उनकी कई कई महीने की होती है। कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सनलाइट पहुँचती नहीं है, या पहुँचती है तो बहुत कम पहुँचती है, पूरे साल सर्दी सर्दी में गुजर रहा है ना। तो ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली ऑन अर्थ, दुनिया भर में ये यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसी इंटेंसिटी के साथ आपको एनर्जी नहीं दे पाता सन। कहीं रात है तो कहीं दिन है, कहीं कम रोशनी है, कहीं ज़्यादा रोशनी है, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये इसी की वजह से होता है। ठीक है। और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है आपकी कि ये है आपको जो बादल हो जाए, या फिर फॉग हो जाए, या फिर हैज़ हो जाए, या फिर हवा तेज चलने लगे तो बादल आ जाने लग जाते हैं, इसकी वजह से आपको ये एनर्जी नहीं मिल सकती। तो हम इसको एक वर्ड में कैसे कह सकते हैं, नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग
रेन और स्टॉर्म क्लाउड्स, रेन बारिश हो, तूफान आए, क्लाउड्स वगैरह आ जाए, या फिर फॉग हो जाए। फॉग मीन्स आपका वो ये कोहरा वगैरह ये सब हो जाए, तो ये क्या है, एनर्जी आपको नहीं मिल सकती। ठीक है। अब ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है अर्थ के वहाँ मिलती है। तो कुछ जगहों पर जाकर ये एनर्जी बिखर जाती है या फिर डिफ्यूज़ हो जाती है, तो वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हम उसका। ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी। ये ऐसी लिमिटेशन है जो कि इंसान को सोचने में मजबूर कर देती है कि प्रॉपरली हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो अब तक ये जो टॉपिक था आपका लिमिटेशंस और इस सब के रिगार्डिंग चला है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शन कर सकते हैं एनर्जी का। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी का मतलब ये है कि आप सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कैसे स्टोर कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट वे में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ में लेंगे। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हीट रेडिएशन जो एनर्जी के होते हैं, जो सनलाइट का हीट रेडिएशन होता है, हीट मतलब एक हीट का जो उसका पार्ट है, वो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर पर अप्लाई करें। और उस प्लेन मिरर से, इस प्लेन मिरर से जो एनर्जी है सनलाइट का, जो हीट पार्ट है या फिर जो भी है, वो रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में क्या करेगी, वो एक दूसरे पार्ट पर अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ आपने लगा रखा है एक मिरर, कुछ भी डायरेक्शन दे दी है इसको, यहाँ मैंने सपोज ये डायरेक्शन दे दिया मिरर को, तो ये यहाँ से टच होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पर आपने रखा हुआ है सपोज दैट वाटर। जब ये सनलाइट यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा पानी। तो ये हो गया डायरेक्ट यूज़, यहाँ से आई डायरेक्ट बॉडी के टच में हुई और ये डायरेक्ट यूज़ होने लगा। खाना बनाना हो आपको इसी में, या फिर और भी कोई काम हो ऐसा, तो इसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो यूज़ का मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर, या फिर ये क्या हो सकता है, सोलर हीटर। ठीक है। ये डायरेक्ट यूज़ का मेथड है। और डायरेक्ट यूज़ क्या हो सकते हैं, जैसे कि कपड़े आप सुखाते हैं, क्लॉथ का मैटर है, क्लॉथ्स वगैरह सुखा रहे हैं, सोलर सेल का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डायरेक्ट मेथड में आ सकती हैं। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड, कि इनडायरेक्ट में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट का सिंपल सा एग्जांपल है आपके बायोगैस का यूज़ करना। देखिए, बायोमास गैस के जो प्लांट होते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे, बायोमास गैस आपने सुना होगा, नहीं तो अभी आएगा इसका टॉपिक भी डिटेल में। बायोमास गैस के प्लांट्स जो होते हैं वो बायोगैस के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ इस तरह से बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं कुछ, और इसमें अच्छे से आपके और भी इंक्लिनिंग दिए जाते हैं। तो जब इसमें आप गोबर को फिल कर देते हो जगह जगह और इसे आप पैक कर देते हो, जो सनलाइट पड़ती है उसकी हेल्प से काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर गैस जनरेट होने लगती है, जिसे हम कहते हैं बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है। एक गैस बनने लगती है। इस गैस का यूज़ घर में आप खाना बनाने में और भी चीज़ें इनमें कर सकते हो। ठीक है। तो ये गैस बनने लगती है। अब ये जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ये किससे कैसे हो रहा है, सोलर एनर्जी मिली जिसने यहाँ केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। केमिकल एनर्जी बनने के बाद ये एनर्जी यहाँ गई गैस के फॉर्म में, और उसने फिर हीट में कन्वर्ट कर दी। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये इनडायरेक्ट यूज हो गया। अब ये तो है नहीं ऐसा डायरेक्ट जाके यहाँ जाके हीट बन रही हो, यहाँ तो डायरेक्ट आ रही थी बिल्कुल, यहाँ पर इनडायरेक्टली आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको
इनडायरेक्ट यूज़। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था फिलहाल कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो सनलाइट का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो क्लियर आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत है तो मैंने कह रखा है आपसे, कमेंट में कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है, और ये इसकी वजह से हमारी अर्थ को भी कितना नुकसान हो रहा है। ग्रीन इफेक्ट हाउस इफेक्ट को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब होता है कि जो हीट एनर्जी आ रही है सन से, उस हीट एनर्जी की जो शॉर्टर वेवलेंथ है, समझ रहे, शॉर्टर वेवलेंथ है, उनको तो जाने देना। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ को तो जाने देना, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली है उनको ट्रैप करके रख लेने की, उनको इकट्ठा करके रख लेना। एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है, ग्लास का एक घर, जिसमें से हीट एनर्जी या फिर जो सनलाइट है वो पास होती है। अब जब ये सनलाइट पास हो जाती है तो वापस तो चली जाती है छोटी लेंथ वाली, यानी विजिबल लाइट या इंफ्रारेड, ये सब वापस चली जाती है, लेकिन रह जाती है इसकी, सॉरी, अल्ट्रावायलेट और विजिबल तो वापस चली जाती है, रह जाती है इसमें इंफ्रारेड। क्योंकि इंफ्रारेड जो पार्ट है वो है लॉन्गर वेवलेंथ वाला, तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले को ट्रैप कर लिया जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है वो ट्रैप हो जाती है ग्लास पे। ग्लास इसको बाहर नहीं जाने देता, इस तरीके से बनाए जाते हैं ग्लास, ये उसको बाहर नहीं जाने देता। अब ये जो इफेक्ट होता है क्या होता है कि ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अब जो एनर्जी स्टोर कर लिया आपने इतनी बड़े अमाउंट में, बाहर नहीं जा पा रही, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। इसे हम सिंपल कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ हम लोग सोलर कुकर के बारे में, सोलर हीटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी आप जो है इसको अच्छे से समझिए, बुक से स्टडी करिए, लेक्चर जो मैं अपलोड किया है इसको अच्छे से दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, जितना हो सके उसको बार बार देखो, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।